Good morning, student. So previously you have learned about search for genetic material, that is DNA, and packaging of DNA. So I hope कि आपको वो समझ आ गया होगा कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं नीट में भी और फर्दर स्टडी के लिए भी. उसी में से जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, तो आपको जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. अगर आपको उसके रिगार्डिंग या जो प्रीवियस जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो. मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए. सो लीनियर डीएनए क्या होता है, जिसमें जो एंड्स हैं वो फ्री रहते हैं, जैसे कि हमने यूकैरियोट्स के डीएनए के बारे में देखा था, उनके केसेस के बारे में देखा था. इसमें यहाँ जो है दोनों जो एंड्स हैं वो फ्री रहते हैं. सो दिस इज लीनियर डीएनए. और सर्कुलर डीएनए जो है वो सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. सो ये जो है सर्कुलर डीएनए वो प्रोकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होता है और लीनियर जो है वो यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होता है. ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए कि लीनियर सर्कुलर डीएनए क्या होता है. सो नेक्स्ट वन इज डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन क्या है, व्हेन exposed to high temperature acid or alkali the two strands of DNA separate. अगर हम डीएनए को हाई टेम्परेचर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली में जो है पास करेंगे तो क्या होगा, जो इसके टू स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों अलग हो जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, मीन्स कि दो स्ट्रैंड्स का अलग हो जाना. और नेक्स्ट वन जो है रीनेचुरेशन. रीनेचुरेशन क्या है कि ये जो केस हुआ, मतलब ये जो टू स्ट्रैंड्स है वो अलग हो गए, इन दोनों स्ट्रैंड्स का फिर से जुड़ जाना. ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो फिर से आपस में जुड़ गए. सो डीनेचुरेशन के केस में क्या होता है, इसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं. डीनेचुरेशन को मेल्टिंग भी बोलते हैं. अभी जो मेल्टिंग है मीन्स कि डीएनए जो है वो मेल्ट हो जाता है. तो जो डीएनए की चेन है जहाँ पे एडिनोसिन और थायमिन प्रेजेंट होते हैं, दो नाइट्रोजनस बेसिस है एडिनोसिन थायमिन, मैंने बताया था आपको. ये जो है जहां पर ये प्रेजेंट रहेंगे ना, वहां पर जो है मेल्टिंग जो है वो ज्यादा होगी. और जहां पे साइटोसिन और ग्वानोसिन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, वहां पे मेल्टिंग जो है वो लो होगी, लो मेल्टिंग इन केस ऑफ साइटोसिन एंड ग्वानिन. अब ऐसा क्यों होता है कि एडेनिन के केस में जो है वो मेल्टिंग जो है वो जल्दी हो जाती है, इजीली जो है वो मेल्ट हो जाता है, डीनेचुरेट हो जाता है डीएनए, और इनके केस में जल्दी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो एडिनोसिन है और थायसिन है, इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, वेयर एज इन केस ऑफ साइटोसिन एंड ग्वानिन देयर आर थ्री ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. सो दैट्स वाई जो एरिया होगा यहाँ का, वहां पर मेल्टिंग नहीं होगी. सो ये जो है रिच मेल्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट है. अब अगर हम रीनेचुरेशन की बात करें, रीनेचुरेशन में क्या होगा, जो कि फर्स्ट टाइम कॉर्नबर्ग ने परफॉर्म किया था. कॉर्नबर्ग ने देखा कि जो डीएनए है जब ये मेल्ट हो जाता है, व्हेन हाई टेम्परेचर इज अप्लाइड और एसिड और अल्कली इज पास्ड थ्रू दिस डीएनए, सो जो टू स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं. बट जो ये सेपरेशन है ये फिर से रीएसोसिएट हो जाती है. जो डीएनए के टू स्ट्रैंड्स है ये फिर से रीएसोसिएट हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड रीनेचुरेशन. नेक्स्ट वन इज रेपिटेटिव डीएनए. रेपिटेटिव डीएनए में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंस जो है नाइट्रोजनस बेसिस के प्रेजेंट होते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए. रेपिटेटिव डीएनए को ही सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, जहां पे क्या है, रिपीट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज प्रेजेंट. जैसे मैंने आपको CA का एग्जांपल दिया था.
साइटोसिन और एडेनिन। रेपिटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये यहाँ पर 2 बेस पेयर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। और अगर मैं और एग्जांपल दूं तो AGCTA G यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही डीएनए की चेन में जो है ये प्रेजेंट होंगे। दिस इज कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए, जिसमें जो है बहुत ज्यादा जो डीएनए है नाइट्रोजनस बेसिस है वो डीएनए की चेन में रिपीट होते हैं। अब इस वाले जो ये जो चेन है इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और इस वाले केस को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। अब मैंने ये भी बताया था कि माइक्रो और मिनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बेस पेयर जो हैं वो 4 टाइम, मान लो यहाँ पे 4 टाइम जो है वो रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पर जो है 6 बेस पेयर हैं प्रेजेंट, है तो बहुत ज्यादा बट सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है, इसलिए जो है इसको मिनी बेस पेयर बोलते हैं, सॉरी मिनी सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं और इसको माइक्रो सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज पैलिंड्रोमिक डीएनए। अब इस पैलिंड्रोमिक डीएनए में क्या होता है, ये जो पैलिंड्रोमिक डीएनए है ये भी सेम है, रेपिटेटिव डीएनए की तरह सेम होता है, बट इसमें क्या है, इट रीड्स द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, देयर इज सेम बट इन इन्वर्टेड फॉर्म। कैसे, मान लो कि यहाँ पे सीक्वेंस CAG, तो ये का GAAC, या फिर हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ TACCG GCCAT। सो दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक डीएनए। ये थी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जो है वो बहुत ज्यादा यूज होंगी। सो अब जो है हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसी का जो है डीएनए का ही जो है प्रीवियस उसी में से है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि क्या रिक्वायरमेंट्स है वो एक जेनेटिक मटेरियल में रहती है, जिसके बेसिस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं कि जो वो जो भी वो सब्सटेंस या न्यूक्लियोटाइड है वो जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल ही है। सो फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो भी वो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। नंबर 2 इज अमाउंट। सो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल शुड बी सेम इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जितने भी सेल्स है बॉडी में उसका अमाउंट जो है वो सेम ही रहना चाहिए। थर्ड वन इज डाइवर्सिटी। इट शुड हैव द डाइवर्सिटी corresponding to the diversity found in organism and the variation found in them. डाइवर्सिटी होनी चाहिए मीन्स वेरिएशंस होनी चाहिए among the organisms. नंबर 4 इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वही कि जेनेटिक मटेरियल जो है शुड बी एबल टू फॉर्म इट्स रेप्लिका। रेप्लिका मीन्स अपनी ही कॉपी जो है वो बना सकता है, सो वही जेनेटिक मटेरियल होगा। Number 5 is control. There is an intrinsic system of control which provide for differential expression of genetic material depending upon the state of development. जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसके पास इंट्रिंसिक कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये जो एक्सप्रेस कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है या लोकेशन और फंक्शनिंग हो रही है जो भी ऑर्गेनिज्म की, उसके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल इस जेनेटिक मटेरियल का होना चाहिए। Number 6 is stability. It should be highly reactive but must be chemically and structurally stable. Highly stable होना चाहिए ये, okay? So ये जो है हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीनेचुरेशन, अब देखो ये कंसेप्ट यूज होगा कि जो डीनेचुरेशन है उसमें क्या करते हैं, हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। सो डीएनए क्या है, जब भी अब अगर हम उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो इतना स्टेबल है कि सेपरेट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, बट जब जो फॉर्म है मतलब जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा तो ये फिर से रीयूनाइट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज हाईली स्टेबल। नंबर नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। जो मेंडेलियन का कैरेक्टर था जिसमें मेंडल ने शो किया था,
The genetic material should have a system to express itself in the form of Mendelian character. जो मेंडेलियन के कैरेक्टर्स थे लाइक टॉल, ड्वार्फ, कलर, ये जो भी थे वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए उस टर्म्स में भी. नेक्स्ट वन इज म्यूटेशन. सो इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो चेंजेस. और म्यूटेशन जो कि हम वेरिएशन बोलते हैं कि म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन होती है. तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको जो है इसमें जो चेंजेस होने चाहिए, अगर हम कोई भी इसमें चेंज करना चाहे तो वो चेंजेस उसमें आ जाने चाहिए विच आर एसेंशियल फॉर एडेप्टेबिलिटी एंड इवोल्यूशन. इवोल्यूशन अगर म्यूटेशन हो गई, चेंजेस आएंगे ऑर्गेनिज्म में, तभी इवोल्यूशन होगी. So these are all requirements of genetic material. Next one, we are going to start replication. हम जो है replication शुरू करेंगे अब. replication मैंने आपको बताया है कि डीएनए के पास एबिलिटी है और वी कैन से दैट कि जेनेटिक मटेरियल के पास एबिलिटी है टू फॉर्म इट्स ओन कॉपी और रेप्लिका. सो अब आपको पता है कि कब जाके जो न्यूक्लियस है वो फ्रेडरिक मिशन ने डिस्कवर किया था और उसके बाद बहुत टाइम बाद जाके जो है 1950 में जाके डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला. सो डीएनए का स्ट्रक्चर जो इतने टाइम के बाद हमें पता चला, बट उसका जो बिहेवियर है कि वो रेप्लिकेट करता है या नहीं करता है. सो वॉटसन और क्रिक जो थे उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया. सो उन्होंने कहा कि जो रेप्लिकेशन होगी वो सेमी कंजर्वेटिव होगी. अब उन्होंने ये तो बोल दिया कि सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए की रेप्लिकेशन, बट दे कैन नॉट डिस्क्राइब इट. सो जो साइंटिस्ट आए आगे उन्होंने जो है रेप्लिकेशन को डिस्क्राइब किया और उन्होंने बोला कि ये जो है जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव. सो लेट मी राइट हियर सेमी कंजर्वेटिव. अब इस वर्ड को जानेंगे. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट इज सेमी एंड कंजर्वेटिव. सेमी मीन्स कॉन्टिन्यूस एंड कंजर्वेशन मीन्स बाय डायरेक्शनल. अगर हम डीएनए की चेन देखें, डीएनए जो है वो इस तरह से कॉइल होता है, एक रोप की तरह कॉइलिंग होती है इसमें. और इस स्ट्रक्चर को अगर हम जो है थोड़ा सा ओपन अप कर लें सो ये इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जब रेप्लिकेशन करने लगता है. अब ये जो आगे मैंने चीज बनाई इसको मैं यहां पर बनाती हूँ. एक जो स्ट्रैंड है वो इस तरह से बनेगा और जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है वो इस तरह से बनेगा. आपको पता है कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है. सो जो डीएनए है वो क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड बनाता है और एक न्यू डीएनए बना देता है. सो यहाँ पर भी फॉर्मेशन और यहाँ पर भी कॉइलिंग हो रही है. सो एक चेन इसकी इस कलर की आ जाएगी और जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो इस कलर का आ जाएगा. सो ये जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड है. अब इसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो मैथ्यू मिचेल्सन, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो कि दिया मैथ्यू मिचेल्सन and F.W. Stahl in 1958. So they grew the colonies of Escherichia coli, for several generations on a cultural medium
भी कल्चरल मीडियम कौन सा था? विच हैव अमोनियम क्लोराइड, which have ammonium chloride, that is NH4Cl, and with having heavy isotope of nitrogen, that is N15. मीन्स ये जो NH4Cl है इसमें जो आपका नाइट्रोजन होगा वो 15 होगा, N15 होगा। वैसे आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 होता है, बट यहाँ पर जो है 15 प्रोवाइड किया है विच इज रेडियो एक्टिव। सो अब क्या होगा कि जो भी एस्कर्शिया कोलाई है इसको टेस्ट ट्यूब में जो है वो ग्रो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कल्चरल मीडियम प्रोवाइड किया है NH4Cl का। जो डीएनए है आपको पता है उसमें जो प्यूरिन्स और पेरिमिडीन्स है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बिकॉज दे आर नाइट्रोजनस बेसिस। सो उनमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो अल्टीमेटली और इमीडिएटली जो है इस सॉल्यूशन की वजह से, कल्चरल मीडियम की वजह से जो उसमें नाइट्रोजन होगा वो 15 जो है वो आ जाएगा, N15 जो है उसमें आ जाएगा। अब इस ट्यूब में जो है N15 जो है वो प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक बैंड बना देगा, जिसकी वजह से हम पता चलेगा कि ये N15 प्रेजेंट है। इसमें हम क्या कर देंगे, CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड बेस्ड डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देंगे हम। ये जो बैंड है वो कैसे आया, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं आपको पता है कि अगर टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो लोअर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें क्या होगा, CaCl है, ये जो पार्टिकल है ये हैवी पार्टिकल है, तो ये हमेशा जो है वो नीचे रहेगा और इसके ऊपर जो है लो, जो भी इससे लो वेट के हैं वो इसके ऊपर, और फिर देन अनदर वन। सो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर CaCl प्रेजेंट है और उसके ऊपर जो है N15 की लेयर बन जाएगी। अब कुछ 20 मिनट्स के बाद क्या होगा, जो एस्कर्शिया कोलाई है वो ग्रो कर जाएगी और फिर से जो है हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हम अब प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो N15 है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 20 मिनट्स के बाद एस्कर्शिया कोलाई जो है वो फिर से ग्रो करेंगी और इस केस में अब हम उनको N15 प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन होगी और यहाँ पर अब आपको कलर मिलेगा ब्राउन कलर का। ओके, सो अब इसके बाद फिर से हम इसको जो है वो सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे अबाउट 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही है और अब टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, अब टेस्ट ट्यूब में आप देखोगे यहाँ पर जो है ऑरेंज चेन और यहाँ पर एक ब्राउन चेन बन जाएगी। अब इस ब्राउन और ऑरेंज चेन का क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जो एस्कर्शिया कोलाई था उसका डीएनए जो है वो मैं ऑरेंज कलर से शो कर रही हूँ, वो ऐसे होगा क्योंकि हमने जो है उसको N15 आइसोटोप दे दिया है। और जो सिंपल N14 वाला जो आइसोटोप होगा, मतलब जो सिंपल डीएनए होगा वो ब्राउन कलर का होगा, हम इस कलर से शो करेंगे। सो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो डीएनए है, अब जो बनेगा डीएनए, क्योंकि अब एस्कर्शिया कोलाई और ग्रो कर रही है तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें जो है ऐसे डीएनए आपको देखने को मिलेंगे। और अगर थर्ड जनरेशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डीएनए ऐसे होंगे और कुछ डीएनए जो है वो पूरे के पूरे ब्राउन कलर के होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ,
जो फर्स्ट केस था उसमें पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन थे, जो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे N15 थे, तो सारा का सारा कलर जो है वो इस कलर का होगा। सेकेंड जनरेशन में हमने उनको जो N15 प्रोवाइड नहीं किया, पर उनके पास पहले से प्रेजेंट तो था, तो इसीलिए जो पेरेंट चेन है वो ऑरेंज कलर की रही और जो न्यू डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना वो इस कलर का बना। अब थर्ड जनरेशन में भी हमने जो है N15 जो है हैवी आइसोटोप जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। सो इस केस में भी क्या होगा कि जो डीएनए की चेन है वो क्या होगी, पेरेंट चेन, और उसके बाद ये जो बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी वो इस कलर की। और जैसे ये खुल गई, माना कि एक चेन जो है इस कलर की है और दूसरी चेन जो है वो इस कलर की है, जब ये सेपरेट हो जाएंगी तो क्या होगा कि फिर से जो है उसको हमने एस्कर्शिया कोलाई को ग्रो करना छोड़ दिया, तो अब न्यू चेन बनेगी जिसमें जो है हैवी आइसोटोप नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो तो N14 की चेन ही बनाएगा। ये जो है N14 की चेन है और ये ऑरेंज वाली जो है N15 की चेन है। तो यहाँ पर ये जो दोनों चेन है वो N15 की आएगी और यहाँ पर जो है एक N14 N15, और जो थर्ड केस है उसमें जो है N15 की एक ही है और बाकी N14 की चेन्स बनेगी। सो इससे उन्हें पता चला कि जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप की है। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, it was given by Taylor et al. हम क्यों लिखते हैं कि जो भी कलीग्स आते हैं, बहुत सारे अगर जो साइंटिस्ट है वो वर्क कर रहे हैं टुगेदर, सो हम उनके लिए एट अल यूज करते हैं। सो टेलर एट अल ने क्या किया, इन 1957 जो F.W. स्टॉल और मैथ्यू मेसेल्सन का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी ज्यादा रेलेवेंट था, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। और जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो इतना ज्यादा जो है वो पॉपुलर नहीं था, बट फिर भी इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। इन्होंने क्या किया, इसमें एस्कर्शिया कोलाई नहीं ली, इन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव थायमिडीन ली। सो वैसे ही इन्होंने प्रोसेस किया कि सबसे पहले रेडियो एक्टिव थायमिडीन जो है, जो डीएनए होगा उसमें दोनों जगह प्रेजेंट थी, मैं आरटी करके लिखूंगी शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे दोनों जो डीएनए की चेन्स है, स्ट्रैंड्स हैं, वो दोनों रेडियो एक्टिव थायमिडीन प्रेजेंट है। जब अगली स्ट्रैंड जो है, जब दोबारा से डीएनए जो है वो ग्रो करवाया इन विशिया फैबा प्लांट का नाम है। इसकी रूट्स में रूट ऑफ ब्रॉड बीन, जो विशिया फैबा है वो ब्रॉड, सो इसकी रूट में उन्होंने जो डीएनए उसको एक्सट्रैक्ट किया और वहां पे जो है रेडियो एक्टिव थायमिडीन जो है वो उसको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद ग्रो करवाया, तो ग्रो करने के बाद उन्होंने अब जो है नेक्स्ट जनरेशन को रेडियो एक्टिव थायमिडीन नहीं दी, तो क्या होगा, फिर से एक चेन जो है वो रेडियो एक्टिव रहेगी और सेकेंड चेन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेगी, सिंपल थायमिडीन प्रेजेंट होगी। और जो थर्ड चेन है उसमें क्या होगा कि एक पेरेंट चेन यही रहेगी और दूसरी चेन जो है वो सिंपल थायमिडीन वाली होगी। तो इन्होंने भी वही प्रेजेंट किया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव है, कि जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसी में से डॉटर स्ट्रैंड बनती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती है। और इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज किया, और जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मैथ्यू मेसेल्सन का, उसमें उन्होंने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज किया। सो आई होप कि आज आपको पता चल गया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में होती है, और जो भी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई एंड अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।